अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा एजुकेशनल सेशन है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से, क्लिनिक में से टाइम निकाल के हमारे पास आए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हम सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। अभी आपको एक बहुत ही डिटेल वीडियो दिखाई गई सर। मैक्टम होम्यो फार्मा इज द पायनियर कंपनी ऑफ होम्योपैथिक, और आप इसको देख रहे हैं सिंस 1988 से। इमरान सलीम साहब की मेहनत हम सबके सामने, और इब्राहिम साहब जो है इसको लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि मैक्टम की दवाओं में कैसी भी है, और हमारी जो टीम है वो भी सारी एक्टिव है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारी टीम के लिए और हमारे सारे बंदों के लिए। अच्छा, ये सर वो मंजर है जो मैं हर दफ़ा दिखाता हूँ। ये वो पहली मर्तबा है कि जब मैं खुद मैक्टम होम्यो फार्मा की फैक्ट्री गया और मैंने विजिट किया। एक होता है ना सुनी सुनाई बात, देखे दिखाई बात। तो मैं इस बात का सर चश्मदीद जो है वो गवाह हूँ। मैंने दवाओं को बनते हुए देखा और दवाओं को खुद जो है वो बनाया। अभी हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे सेशन के बाद। एक हमारे पास मशीन है सर ईट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक की, जो पूरी एशिया के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 कंपनीज के पास है। इंडिया में बीजेन के पास है और यहाँ पाकिस्तान में मैक्टम होम्यो फार्मा के पास ये मशीन है। और मैंने खुद उससे दवा बनाई और इब्राहिम साहब ने कहा कि सर आप खुद बना के चेक करें कि किस तरीके से। तो सर वो वही तरीका है जो कि हैनीमैन का था। तो हमारी सिंगल रेमेडीज़ हो, या मदर टिंचर्स हो, या सारी जो है वो कंपाउंड मेडिकेशन हो, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा अपने बारे में मैं आपको बताऊँ कि सन 2011 में मैंने होम्योपैथिक में एडमिशन लिया, 15 में पास किया। इसके साथ साथ मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो नफ्सियात में है। नफ्सियात में मैंने एमफिल किया हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और 16 से ही मेरा पढ़ाने का सिलसिला रहा है। कराची के तकरीबन 5 कॉलेजेस में सर मैं पढ़ा चुका हूँ। और एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि मैक्टम के हवाले से पूरे पाकिस्तान जाना होता है, तो मैक्टम की एक और थॉट है। मैक्टम चाहता है कि हमारे सारे जो हमारे लवर्स हैं वो एजुकेशनल के साथ साथ उनमें प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी आए। तो इब्राहिम सलीम साहब ने खास तौर पर मुझे कहा है कि सर आप डॉक्टर्स को थोड़ा सा ऑनलाइन का बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल ज़माना सर सारा ऑनलाइन का है। और मैं अक्सर डॉक्टर्स को कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि सर अगर आपका एक क्लिनिक रहीम यार खान में है ना, तो 3 क्लिनिक आपने और बनाने। कहाँ बनाने? एक आपने फेसबुक पे जो कुछ नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया की पावर से आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक बहुत अच्छा मकाम है। सारे लोग यहाँ पे टैलेंटेड बैठे हैं, लेकिन अब वो ज़माना आ गया है कि अगर आप टैलेंटेड है ना, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। हमारे कराची शहर में सर होता क्या है कि जब कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आता है ना, शायद यहाँ पे ऐसा होता हो, या हम किसी को नाम बताएं कि यार उस फलाने डॉक्टर के पास जाओ, तो वो फौरन उसको सर्च करता है कि क्या ये गूगल पे मौजूद है, क्या इसका कोई मकाम है। तो मतलब लोगों को आपको सोशल मीडिया से लोग आपको जज क्या करते हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। इसके लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और हाजिर होने के साथ साथ मैं थोड़ा सा अपना आपको सोशल मीडिया का अकाउंट दिखाऊं। ये सर मेरी रैंडम वीडियो है जो मैंने बनाई थी। अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और जो है वो मेहरान कार थी मेरे पास। तकरीबन ये ज़्यादा पुरानी 3 साल पहले की बात है। और सर रैंडम बस मैंने सोचा आज पायल पे वीडियो बनाऊं, और जब मैंने वीडियो बनाई सर तो 18,000 व्यूज़ आए इस पर माशाल्लाह। और मैंने जो है वो गाड़ी भी चेंज कर ली इसी वीडियो से। तो बताने का मकसद गाड़ी लेना नहीं है, बताने का मकसद आपको ये है कि सर ये क्या है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको नहीं पता कि आजकल लोग सब सर्च कर रहे हैं। माशाल्लाह सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो आप इलाज कर रहे हैं, अगर आप एक छोटी छोटी वीडियो बना के अपने पेज पे डालना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे बड़ा ही प्रोफेशनली ग्रूमिंग आप में आएगी। चलें आज के टॉपिक पे आते हैं। सर आज हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करें। आज हमारी बात 3 चीज़ों पे होगी। हम बात करेंगे सिंगल रेमेडीज़ के ऊपर, एक हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोटैक्स, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो नेफ्रिनॉल का है। सिंगल रेमेडीज़ की जहाँ तक बात की जाए सर, देखें होम्योपैथिक की तो बुनियादी सिंगल रेमेडी है, और सिंगल रेमेडी के बगैर तो होम्योपैथिक हम सबको पता है ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक के अंदर भी पहला जो प्रिंसिपल है वो सिंगल रेमेडी का ही है, और मैक्टम होम्यो फार्मा इस बात को बखूबी जानती है। और सिंगल रेमेडीज़ के अंदर सर हमारी बड़ी जो है वो बारीक बीनी है। जब भी मैंने आपको बताया, अभी हम आपको मशीन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम सिंगल रेमेडीज़ बना रहे हैं। तो मैं अपनी बात करूं, मेरे कराची में 2 क्लिनिक्स है, और मेरे पास आप आके देख सकते हैं, छापा मार सकते हैं
कि सिर्फ आई यूज मैं सिर्फ मैक्टम की सिंगल रेमेडीज मेरे पास काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं और इसका एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है। तो कोई भी सिंगल रेमेडीज हमारे पास हमारे टीचर 3x और 30 से लेके CM तक जो है वो सारी अवेलेबिलिटी है। जो भी नुमाइंदा आपके पास आता है आप उससे रब्ता करके जो है वो मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, नेफ्रिनॉल पे आ जाते हैं। नेफ्रिनॉल सर यहाँ बैठे हुए हर कोई डॉक्टर जानते हैं, और अक्सर जब मैं नेफ्रिनॉल की बात बताता हूँ तो डॉक्टर्स का आगे से जवाब ये होता है कि जी जी डॉक्टर साहब ये तो हमारे इस्तेमाल में है और ये हम अक्सर UTI के पेशेंट को देते हैं, किडनी स्टोन के पेशेंट को देते हैं, और इससे काफ़ी सारे पेशेंट्स का हमारे किडनी स्टोन जो है वो निकले भी हैं। तो बिल्कुल ऐसे सर ये हमारी फास्टेस्ट जो है वो ग्रोइंग प्रोडक्ट है और हर डॉक्टर्स के इस्तेमाल में है। पूरे कराची में, कराची से खैबर तक जो है जितने भी प्रैक्टिशनर हैं सबके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं नेफ्रिनॉल के ऊपर। इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इसमें वो तमाम टॉप रेमेडीज़ हैं जो कि किडनी स्टोन UTI इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसमें बल्बेरिस वोल्गेरिस है, हाइड्रेंजिया है, कुछ रेयर मेडिसिन भी है जैसे कि एपीजिया है। हम जानते हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस मतलब अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें पस पड़ने लगे, तो उस तक को ये हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप जो है वो सही करने की दवा ये सलाहियत रखता है। बड़ी रेयर मेडिसिन, और इसमें सरकंडा भी मौजूद है जो कि किडनी की इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को दूर करने की सलाहियत रखती है। नेफ्रिनॉल की बात की जाए किन किन चीज़ों में दे सकते हैं इसको, एक देखिए किडनी स्टोन तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है ही। उसके अलावा UTI इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जलन का होना या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन का होना। अगर किडनी स्टोन ना भी है, सिर्फ पेशेंट को सिस्टाइटिस है, UTI इन्फेक्शन है, तो आप देख सकते हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब सवाद साइड पे घूमने गए ना तो उसके बाद से जब से आए हमारे पेशाब में जलन हो रही। तो चूंकि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का यूज़ होता है तो हम जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट के यूज़ से एक सर बैक्टीरिया उसका नाम है इकोलाई। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर इकोलाई की वजह से UTI हो जाए तो वो इसको ठीक नहीं कर पाते। लेकिन हमारे होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अद्वियात है, और अगर आप नेफ्रिनॉल दें तो वो इकोलाई वाला आप उसका यूरिन का कल्चर करवा के भी रिपीट करवा के देख सकते हैं कि वो अकेली दवा इकोलाई को मारने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा सर पाइलोनेफ्राइटिस की मैंने बात की, किडनी सिस्ट हो जाए, इंक्रीज यूरिक एसिड। अक्सर पेशेंट आते हैं एंकल में स्वेलिंग है, नीज पे स्वेलिंग है, आपने सीरम यूरिक एसिड करवा लिया तो वो इंक्रीज आता है। सिर्फ यूरिक एसिड के अंदर भी जो है हमारी नेफ्रिनॉल ड्रॉप जो है वो उसको निकालने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा रिटेंशन ऑफ यूरिन, अचानक पेशाब का रुक जाना, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम तक में हमारे नेफ्रिनॉल जो है, आगे कुछ में केसेस भी आपके सामने शेयर करूंगा तो देखेगा। ये सब एक मैंने पिक्चर में दिखाया कि ये छोटे बड़े स्टोन हम जानते हैं कि हो जाते हैं, और अक्सर अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाएं या बाद अगर छोटे स्टोन है वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ पाते तो उसके लिए हम पेशेंट को मैं आगे बताऊंगा कि CT स्कैन वगैरह एडवाइस किया जाए। ये 4-5 टाइप है जिनके स्टोन्स होते हैं पेशेंट को। एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट है जो मिलता है और स्टोन बना लेता है। दूसरा सर कैल्शियम फॉस्फेट है, स्टूवाइट है। स्टूवाइट और ये जो सिस्टाइन स्टोन है ना, ये उनको होते हैं जिनको UTI इन्फेक्शन रहता है। ये बड़ी अहम बात है। अक्सर पेशेंट ऐसे भी हैं कि अगर किसी को पेशाब की नाली की सोजिश है और वो इलाज करवा रहे हैं ज़ाहिर एलोपैथिक से और सही नहीं हो पा रहा, तो ये भी आगे जाके जो है वो किडनी स्टोन में डेवलप हो जाता है। और कौन सा स्टोन हो जाता है आपका, स्टूवाइट और सिस्टाइन बनता है। इसके अलावा आगे बात चले तो यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ये भी आगे जाके यूरेट स्टोन बनने की सलाहियत रखता है। और चूंकि नेफ्रिनॉल की बात हो रही है तो वो सारी चीज़ों को मैंने ये किडनी स्टोन के शेप भी अलग अलग बना के आपको दिखाए नीचे ताकि आपको अंदाजा हो सके। अच्छा जी, अब एक सवाल आता है जहन में कि डॉक्टर साहब आपने 4 टाइप बताए, कैल्शियम फॉस्फेट है और स्टूवाइट है, सिस्टाइन है, कौन सी पथरी सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा होने वाली पथरी सर कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम से बनने वाला स्टोन सबसे ज्यादा है। अगर आप एक दिन में मैं वैसे ही गया और मैंने एक जो है वो एलोपैथिक स्टोन वाले से बात की और मैंने कहा कि ये बताएं सर कौन सी दवा है जो सबसे ज्यादा बिकती है आपको? तो उसका जवाब था कि यार वो जो CAC-1000 है ना वो बहुत बिकती है हमारे पास। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह है? बोला अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं यार जोड़ों में दर्द है मुझे वो कैल्शियम की गोली दे दो। अब आप जानते हैं कि अगर आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है और अगर आप आर्टिफिशियल कैल्शियम का इंटेक करेंगे तो एट दी एंड क्या करेगी, वो किडनी में जाके स्टोन बनाएगी। ये और भी वजूहात है लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बने। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी यूरिक एसिड है, स्टूवाइट है, सिस्टाइन है, ये भी हमें किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। सिम्टम की बात करें तो किडनी स्टोन के सिम्टम क्या है कि वही
बैक में नी साइड पे पेन होता है, पेशाब में जलन होती है, सर्दी लगती है, और इस तरह के सिम्टम पेशेंट जो आपको बताया गया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, पेशाब में रुकावट है, अलग अलग टाइप के पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं। बाज़ दफ़ा अचानक पेशेंट को शुरू हो जाता है दर्द, और बाज़ दफ़ा जो है वो स्लोली होता उसको दर्द बढ़ जाता है। ये वो रीजन है, आप सब जानते हैं मुझसे बेहतर, कि जहाँ पेशेंट हाथ रख के आपको बताता है कि डॉक्टर साहब यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पे किडनी मौजूद है। और ये एक साइड में, अगर दोनों साइडों पे है तो पेशेंट को इस तरह से जो है वो आप देखते हैं कि तकलीफ का सामना हो। थोड़ा सा ऊपर करिएगा इसको। अच्छा, क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम देखें तो डायबिटीज मेलाइटस भी किडनी की डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी। एक हमारा कराची में सर इदारा है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज। तो मेरा, चूंकि मैंने आपको दिखाया मेरा यूट्यूब है, तो मैं थोड़ी सी जो है ब्लॉगिंग का भी ताल्लुक है, तो मैं अक्सर अस्पतालों में जाता हूँ, वहाँ के रिव्यूज़ देता हूँ। मेरी वो वीडियो भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जब मैं KIKD गया, बहुत बड़ा अस्पताल है, किडनी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी, वो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज का। वहाँ सर में मिला एक 18 साल के बच्चे से, उसका डायलिसिस हो रहा है। तो मैंने सवाल किया कि यार तुम्हारे गुर्दे कैसे फेल हो गए? उसने कहा बस वो सुबह में उठा तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत डांट दिया, और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं चिल्लाया, मैंने चीज़ें फेंकी, और मैं बेहोश हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो गया। और उसके बाद मैं उठा तो मेरा पेशाब नहीं हो रहा। जब डॉक्टर को आके दिखाया तो उसने बोला तुम्हारे लोग गुर्दे फेल हो गए। अब आप देखेंगे इतना सा एग्रेशन ने उसका किडनी को फेल कर दिया। तो जाहिर है ये हर चीज़ का ताल्लुक है, कॉजेज बहुत सारे होते हैं। बताने का मकसद ये कि जो स्ट्रेस है, एग्रेशन है, इसका रोल भी आपकी जो है वो किडनी के ऊपर बिल्कुल है। तो जो हाइपरटेंशन हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो जाहिर है किडनी के पेशेंट में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, और टोबैको का यूज, और ये सारी चीज़ें सर। पाइलोनेफ्राइटिस की बात की थी। पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली कहते हैं कि जब दोनों गुर्दों में पस बन जाए, पेन होने लगे, तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और मैंने थोड़ा सा अलग बताया, इसमें पेशेंट को वॉमिटिंग भी होने लगती है। वैसे तो कोई भी दर्द अगर बढ़ जाए, सर में दर्द भी अगर बढ़ जाए, तो आप देखते हैं कि पेशेंट वॉमिटिंग का शिकार करता है। अगेन इन सब बातों के लिए सर नेफ्रिनॉल को जरूर ट्राई करें। वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, मरीज को एक दफ़ा ज़रूर दें, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन जो है वो डायग्नोसिस है, वो आपका KUB है, अल्ट्रासाउंड फॉर KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन अगर स्टोन जो है वो यूरेटर में है तो ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, उसके लिए हमें CT स्कैन करवाना पड़ता है। अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, और अक्सर लोग ये भी होते हैं कि जिसके गुर्दे में फतरी थी, आपने दवा दी, उसने कहा डॉक्टर साहब पेन तो नहीं है, लेकिन चुभन हो रही है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, वो सही आया। लेकिन अक्सर जब मैंने CT स्कैन करवाया शुरू में, तो मैंने देखा कि वो फतरी जो है वो गुर्दे से निकल के यूरेटर में फंस गई, और चूंकि यूरेटर आता नहीं है अल्ट्रासाउंड में, तो अगर आपका पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द है और अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, तो जरूर उसका CT स्कैन करवाएं, ताकि पता चल सके कि किडनी स्टोन है, उसका साइज क्या है, कहीं वो यूरेटर से बड़ा तो नहीं है कि भाई आप दवा दें और उसको पानी के प्रेशर बन जाए और वो बेचारा फंस जाए इसी के अंदर। अच्छा, ये थोड़ी सी इमेज ब्लर हो गई सर। ये मेरा जो है वो रियल केस है कि मैंने एक पेशेंट को नेफ्रिनॉल दिया, मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी थी, और फिर उसने मुझसे शेयर किया था कि किडनी स्टोन उसका बाहर आया था। तो थोड़ा तालियां बजाएं नेफ्रिनॉल के लिए, और शायद आपके अगर इस्तेमाल में है तो अच्छी बात है। अच्छा जी, डाइट की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मरीज को दे सकते हैं? तो अक्सर मैंने ये देखा है कि मैं अपना मुशाहिदा बताऊं, वैसे तो किताबों की बातें हैं, मैंने ये देखा है कि जब मेरे मरीज किडनी स्टोन वाले चावल खाते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो मैं उनको चावल का मना करता हूँ अक्सर, क्योंकि हमारे वहाँ इतना ये सलाद वलाद का माहौल नहीं है, तो वो मतलब टमाटर वगैरह का हमारे वहाँ बहुत कम इस्तेमाल है, तो वो चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं अक्सर हमारे शहर में चावल और गोश्त का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने देखी हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे करें, एडजस्ट करें। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर आप समझ गए होंगे, इट इज़ द हार्ट बर्न, यानी कि सीने की जलन। और इसके लिए हमारे पास दवाई है सर गैस्ट्रोपैक्स, जो कि टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी अगर कंपोजिशन देखी जाए सर गैस्ट्रोपैक्स की, तो इसमें एसाफोटिडा है, यानी कि हींग। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स आपको समझाऊं। ये मैंने निकाला तो ये पता चला कि भाई ये हार्ट बर्न की कंप्लेन जो है, आप देखें ये हर एज के अंदर है, लेकिन
पूरा ओवरऑल देखा गया है कि 20 से 40 और 50 साल के लोग भी आजकल हार्ट बर्न की शिकायत कर रहे हैं, सीने में जलन। चूंकि डाइट हमारी उस तरह की नहीं रही, बच्चों का फास्ट फूड का इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें, तो ये हार्ट बर्न की कंप्लेन, सीने में जलन, ये हर एज ग्रुप में जो है वो पाई जाएगी। हार्ट बर्न के कॉजेज क्या क्या? अगेन वो बैड डाइट जो कि किडनी स्टोन का भी रीजन बन रही है, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिकेशन। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि वो स्ट्रेस वाली चीज़, एक जो है वो रिसर्च में पढ़ा था, वो रिसर्च थी स्ट्रेस एंड एच पाइलोरी। उसमें ये बताया कि बहुत हद तक जो एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है वो स्ट्रेस की वजह से आपको बढ़ जाता है, और फिर एच पाइलोरी यानी कि पेप्टिक अल्सर आपको बहुत हो जाता है। तो ये स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। और प्रेगनेंसी के अंदर भी देखते हैं, चूंकि जाहिर है वो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वो स्टमक पर प्रेशर पड़ता है, तो जाहिर है। क्लोज टू बेड टाइम, खाने से बहुत जल्दी, सोने से बहुत जल्दी खाना खाना, और आपकी नींद का प्रॉपर ना होना, ये सारी चीजें भी जो है वो आपके बाइस बनती है। गैस्ट्राइटिस के सिम्टम क्या होते हैं? अलग अलग सिम्टम के साथ पेशेंट हमारे पास आता है। कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरे एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, किसी को घबराहट है, किसी को बेचैनी है। और हमारे कराची में जो सर कार्डियो हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि अक्सर रात के वक्त जो हमारे पास मरीज आते हैं दिल पकड़ के, उनको गैस्ट्राइटिस होता है कि वो हार्ट बंद हुआ, एकदम से वो समझा कि हार्ट अटैक आ रहा है मुझे, और वो सीधा जो है वो कार्डियो हमारे अस्पताल भागते हैं और पता चलता है कि उसको हार्ट का मसला नहीं, यानी कि उसको हार्ट बर्न का मसला। तो मतलब ये मोस्ट कॉमन इशू है हम सबके घर के अंदर। इसके अलावा बढ़ता है तो नोजिया, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, कुछ भी आप खाएं तो वो हजम नहीं होता। अच्छा, बाज दफा पेशेंट ये भी कहता है कि डॉक्टर साहब सीने में जलन है और वो मैदे से लेके मेरे हलक तक आ रही, पूरा उसका जो है वो एसोफेजियल रीजन जो है वो उसको गैस्ट्राइटिस का शिकार होता है, तो ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और बाज दफा ये पेट में पेन यानी कि डिस्टेंशन का शिकार होता है, और हम सब जानते हैं कि इसकी टॉप मोस्ट रेमेडी जो है वो लाइकोपोडियम है। अगर कैंट रिपर्टरी में देखें तो वो लाइकोपोडियम को डिस्टेंशन होने की, क्योंकि हमारी सिंगल रेमेडी की बात है, और अभी डॉक्टर शाहिद साहब भी आके आपको कुछ बताएंगे सिंगल रेमेडीज के बारे में इंशाल्लाह। एसाफोइटिडा हींग से बनती है सर। जनरली देखा जाए तो एसाफोइटिडा होम्योपैथिक बनने से भी पहले आयुर्वेदिक में और हर्बल में बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है, एसिडिटी के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए। और ये जो मैंने सिम्टम्स लिखे हैं ये मैंने विलियम बोरिक से लिखे, और ये डॉक्टर विलियम बोरिक के सिम्टम मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ कि एसाफोइटिडा अगर आप एज अ सिंगल रेमेडी मैक्टम की देना चाहते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम है। उसको किसी भी किस्म का खाना उससे नहीं खाया जाता, डकारें आती हैं उसको गार्डलिंग की, फ्लैटस जो है यानी कि गैस कभी ऊपर की जाने कभी नीचे की जाने घूमती है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही होती, और पेट में बहुत ज्यादा तनाव। तो ये मेन सिम्टम है एसाफोइटिडा का स्टमक के हवाले से। दूसरी दवा सर हमारे पास आर्जेंटम नाइट्रेट है, वही अगेन पेट में गैस्ट्राइटिस का इशू, स्वेलिंग, पेनफुल ऑन द पिट ऑफ द स्टमक, यानी कि यहाँ मैदे के मुंह के ऊपर, जो एच पाइलोरी के आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सिम्टम है कि यहाँ पे सिम्टम होता है। और मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊं सर, मेरे पास जब मरीज आता है ना वो कहता है कि डॉक्टर साहब गैस है, बहुत दर्द है, तो मैं फौरन उसको गैस्ट्रोपैस के 2 चमचे पिला देता हूँ और कहता हूँ कि आप 5 मिनट बैठें। और मैंने ये देखा है कि विद इन 5 मिनट जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, उसका गैस्ट्राइटिस वो फिर बैठ जाता है, वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने सिम्टम आराम से बना सके। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्रेट क्रेविंग फॉर स्वीट, मीठा खाने की ख्वाहिश जो कि आर्जेंटम नाइट्रेट का है ही टॉप मोस्ट सिम्टम। इसके अलावा अल्सरेशन ऑफ स्टमक यानी कि वही एच पाइलोरी, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडिनल अल्सर, वो सारी चीजें इसमें आ गई। बेल्चिंग का मतलब है मुंह भर के, ये आपने रमजानों में अक्सर एक्सपीरियंस की होगी कि सहरी में खा के सोने में लगता है कि थोड़ा सा पानी से ऊपर आ रहा है, तो ये आर्जेंटम नाइट्रेट का सिम्टम है सर। ट्रैवलिंग एंड थ्रॉबिंग पेन इन द स्टमक। कार्बोवेज तो हम जानते हैं कि लकड़ी के कोयले से बनने वाली दवा कार्बोवेज गैस्ट्राइटिस के लिए, डिस्टेंशन के लिए, डकारों के लिए इट इज वन ऑफ द टॉप रेमेडी जो कि गैस्ट्रोमैक्स में हमारे शामिल है। इसके अलावा कार्डस मेरिनोस, ये जो दवा है सर ये इट इज अ लिवर रेमेडी है ना, तो ये लिवर रेमेडी को भी हमने शामिल किया ताकि लिवर के जो सिम्टम्स हैं वो भी कवर हो सके। क्योंकि अगर आपके पास मरीज बैड डाइट के साथ आ रहा है, उसकी हिस्ट्री है फास्ट फूड खाने की सारी, तो जाहिर है उसका लिवर भी इफेक्टेड थोड़ा बहुत होता है, तो इसीलिए कार्डस को गैस्ट्रोपैस में शामिल किया गया है। कोलोसिंथिस इट इज वन ऑफ द टॉप रेमेडी फॉर पेन, मैदे में दर्द, ऐसा दर्द जिसको दबाने से झुकने से आराम आता है, कोलोसिंथिस इज द रेमेडी। और इसका पौधा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशन इंटेस्टाइन, आंतों में शदीद दर्द का होना, और ये वही सिम्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आता है तो मैं उसको गैस्ट्रोपैस आप उधर ही अपने क्लिनिक पे उसको दें और उसको कहें कि यार आप 5 मिनट बैठे और आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स ही विल सेट, देख के मेरा पेट का दर्द और ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम में बहुत आराम।
अगली दवा की जाने जा रहा हूँ, डायस्कोरिया। आप जानते हैं कि बिल्कुल अपोजिट सिम्टम है कोलोसिन और डायस्कोरिया का। कोलोसिन में दबाने से आराम आता है और डायस्कोरिया में जब वो छोड़ता है पीछे की तरफ जाए तो उसको आराम आता है। ये दोनों अद्वियात, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विलियम बोरिक के नजदीक ये दोनों दवाइयां कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि अगर आप इनको एक साथ देंगे तो इट विल नॉट एंटीडोट टू ईच अदर। इसीलिए मतलब किसी के जहन में ये सवाल आया हो कि यार ये इतनी सारी दवाइयां हैं, क्या ये आपस में एंटीडोट ना कर दें, तो गैस्ट्रोपैक्स हो या नेफ्रिनॉल हो, उसमें वो तमाम शामिल की गई है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सालों से डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वी हैव जीरो कंप्लेन ऑफ दिस। और ये बात इस बात का सबूत है, ये सारी रिसर्चेस की दोनों प्रोडक्ट जो है हमारी, इट इज वन ऑफ द टॉप रेमेडी फॉर द कंप्लेन। इसके बाद हाइड्रेसिस, बहुत ही रेयर और आप जानते हैं कि बहुत ही महंगी दवा अगर इसको मदर टिंचर में लिया जाए तो, और ये भी इसकी भी पोटेंसी जो है वो सर शामिल है। वीक डाइजेशन, बिटर टेस्ट, गैस्ट्राइटिस। हमारे उस्ताद कहते थे कि अगर मैदे का पुराना अल्सर है और आपको कोई दवा समझ नहीं आ रही तो आप उसको हाइड्रेसिस 30 में दे दो तो वो इंशाल्लाह बहुत फायदा करेगी। तो इट इज द वन रेमेडी जो कि कैंसर तक में, यानी कि स्टमक कैंसर हो, मुंह में छाले हो जाएं, बहुत पुराने हो जाएं, उस तक में हाइड्रेसिस का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, हम जानते हैं। लाइकोपोडियम अगेन मैंने आपको बताया वन ऑफ द टॉप रेमेडी। डॉक्टर कैंट के मुताबिक अगर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है तो इट इज द टॉप रेमेडी के ये आप दे सकते हैं गैस्ट्राइटिस के अंदर। नक्स वोमिका, इसके बीज मैंने आपके सामने रखे, इससे बनने वाली दवा, और ये तो हम जानते हैं कि ये तो हर किसी के, नक्स वोमिका तो बड़ी आम दवा है, और गैस्ट्राइटिस के अंदर, हार्ट बर्न के अंदर, एच पाइलोरी के अंदर, सब में इसके बहुत ज़्यादा रोल हैं और ये इसमें शामिल है। रोबाइनिया एसिडिटी की बहुत बड़ी दवा। डॉक्टर विलियम बोरिक ने लिखा है कि अगर स्टमक का HCl बढ़ जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजीज, ठीक है, जी का मतलब गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, ई का मतलब एसोफेगस, रिफ्लेक्स का मतलब बाहर आना, डी का मतलब डिजीज। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें मरीज अगर पानी भी पी लेना तो वो बाहर आ जाता है, वॉमिट आउट हो जाता है। इट इज कॉल्ड द GERD। तो ये बड़ा ही रेयर पेशेंट आपके पास आता है और ये एलोपैथिक वालों से भी संभलता नहीं है, क्योंकि पेशेंट फौरन ड्रिप्स पे आ जाता है, क्योंकि वो पानी भी पिएगा तो वो उसका वॉमिट आउट हो जाता है। इस तक के अंदर हमने देखा है कि गैस्ट्रोपैक्स की मदद से रोल हमें मिले, तो वो चीज़ है।